इमेजिन कीजिए एक ऐसा समुद्री हाईवे जहां दुनिया का लगभग 40% ग्लोबल ट्रेड और एशिया का 70% ऑयल ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन आप उस हाईवे के बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं और आप 1 रुपया नहीं कमाते। ये हाईवे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और वो बंद दुकान जहां आप बैठे हैं वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। 16 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऐसी रूलिंग दी जो इंडिया का मैरीटाइम फ्यूचर हमेशा के लिए बदल सकती है। 92,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अब ग्रीन सिग्नल के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर इकोलॉजिकल सुसाइड। चलिए लेयर्ड एनालिसिस करते हैं। पिछले साल के इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट ने गेम बदल दिया। यूएस ने इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% से घटाकर अब 18% कर दिया। इससे क्या फायदा होगा? जब तमिलनाडु का टेक्सटाइल या हरियाणा का ऑटो कंपोनेंट यूएस जाएगा तो ग्रेट निकोबार का आईसीटीटी उन्हें सस्ता और फास्ट रास्ता देगा। आज इंडिया का 75% कार्गो कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट से ट्रांसशिप होता है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैंडलिंग फीस के रूप में बाहर भेज रहे हैं, जो इनडायरेक्टली उन पोर्ट्स पर बैठे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को फायदा पहुंचाते हैं। ग्रेट निकोबार इस लीक को रोकने का फाइनेंशियल इंजन है। जियोपॉलिटिक्स में एक टर्म है मलक्का डिलेमा। चाइना जानता है कि उसकी एनर्जी सप्लाई इस पतली सी गली से गुजरती है। अगर कभी ताइवान को लेकर जंग छिड़ती है तो यूएस और इंडियन नेवी मिलकर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं। ग्रेट निकोबार वही लोग है जिसकी चाबी अब इंडिया के पास है। चाइना ने हमें घेरने के लिए श्रीलंका में हम्बन टोटा बनाया, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इंडिया का ग्रेट निकोबार उस घेरे को तोड़ने वाला काउंटर इनसर्कलमेंट मूव है। ये हमारा P-8I पोसाइडन सबमरीन हंटर्स का फॉरवर्ड बेस बनेगा। अब चाइनीज सबमरीन्स हमारे रडार रेंज से बच नहीं पाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर देश के अंदर ही एक भयंकर पॉलिटिक्स जंग है। सोनिया गांधी ने एडिटोरियल लिखकर इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर कहा है। उनका क्लेम है कि 72,000 करोड़ मिसप्लेस्ड हैं और ट्राइब्स के लिए एग्जिस्टेंशियल डेंजर है। राहुल गांधी ने निशाना साधा कि ट्राइब्स और एनवायरनमेंट को कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए कुर्बान किया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। उनका कहना है कि जब चाइना साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिट्री बेस खड़ा कर रहा है, तब कांग्रेस चुप क्यों है? बीजेपी का बड़ा चार्ज है कि ओपोजिशन शायद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के दबाव में नेशनल सिक्योरिटी को रोक रही है। क्या एनवायरनमेंट सिर्फ इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के रास्ते में ही आता है? और फिर 16 फरवरी 2026 की एनजीटी रूलिंग कोई मामूली क्लियरेंस नहीं थी। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने 100 से ज्यादा पेजेस के ऑर्डर में साफ कहा, नो गुड ग्राउंड टू इंटरफेयर, लेकिन कड़ी शर्तें लगाई। टर्टल नेस्टिंग सीजन में नो ड्रेजिंग, कोरल ट्रांसलोकेशन मैंडेटरी है, ट्राइबल कोर एरिया को टच नहीं किया जाएगा। अब इस पर ओपोजिशन का कहना ये भी है कि अंडमान के पेड़ कटेंगे तो हरियाणा में एफॉरेस्टेशन क्यों? लॉजिक ये है कि आइलैंड में पहले ही 75% फॉरेस्ट कवर है, वहाँ नए पेड़ों के लिए जगह नहीं है, इसलिए मेनलैंड को ग्रीन कवर बढ़ाया जा रहा है। और एक चीज ये भी है कि पोर्ट बनाना ईजी है, सिंगापुर बनाना मुश्किल। सिंगापुर के पास अल्ट्रा फास्ट कस्टम्स और ग्लोबल ट्रस्ट है। ग्रेट निकोबार की सक्सेस सिर्फ गहरे पानी पर नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। ये आइलैंड सेस्मिक जोन 5 में आता है और 2004 के सुनामी के बाद ये आइलैंड सबसिस्टेंस देख चुका है। अगर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा नहीं बना तो ये प्रोजेक्ट संक कोस्ट बन सकता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक लिटमस टेस्ट है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, तो दूसरी तरफ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हम सस्टेनेबल तरीके से सुपर पावर बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी के कंसर्न्स वैलिड है या बीजेपी का नेशनल इंटरेस्ट का लॉजिक ज्यादा मजबूत है? कमेंट्स में बताइए और लेयर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए।